परमाणु की संरचना में तरंग यांत्रिकी प्रतिरूप के अंतर्गत हमने क्वांटम संख्याओं से संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हमारे पास एक क्लियर व्यू है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कोश में परिक्रमण करता है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ जिसे हमने कोश नाम दिया। कोश उपकोशों से मिलकर बना है। उपकोश में कक्षक उपस्थित हैं और इन्हीं कक्षकों में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है। उपकोशों के अलग अलग नोटेशंस हमने फॉलो कर लिए हैं। एस, पी, डी, एफ उपकोश, जहां विभिन्न कक्षक भिन्न अभिविन्यासों के साथ उपस्थित हैं और उन उपकोशों में पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बारे में अब हम सोचना चाहते हैं। मतलब परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से संबंधित कुछ नियमों पर हम बात कर लें। एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो की जाए सो दैट तरंग यांत्रिकी मॉडल के अनुसार परमाणु की जो संरचना हमने फॉलो कर ली है उसमें एक निश्चित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तक हम जाना चाहते हैं और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को फॉलो करते हैं और कंसेप्ट इज ऑफ-बो प्रिंसिपल, ऑफ-बो सिद्धांत। इस पर्टिकुलर सिद्धांत की मदद से किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को भरने का एक निश्चित क्रम हम निर्धारित कर लेते हैं। देखिए जरा ऑफ-बो क्या है। तो ऑफ-बो सिद्धांत की जब बात करते हैं तो ये वैज्ञानिक का नाम नहीं है, वास्तव में एक जर्मन भाषा का शब्द है ऑफ-बो और इसका मीनिंग है टू कंस्ट्रक्ट, रचना करना। तो यहां हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, इसी वजह से इस रेफरेंस को काम में लिया। ऑफ-बो प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं। अब ऑफ-बो प्रिंसिपल है क्या? तो कंसेप्ट सिंपल सा है। ये विभिन्न उपकोशों में ऊर्जा क्रम के आधार पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को गाइड करने के लिए दिया गया है। मतलब ऑफ-बो सिद्धांत का मतलब है कि हमें इलेक्ट्रॉनों को परमाणु में जब फिल करने की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन उपकोशों में फिल किए जाएंगे। उपकोश में फिल करते समय एक निश्चित ऊर्जा क्रम हमें चाहिए और उसी पर्टिकुलर ऊर्जा क्रम में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी होगी। तो ऑफ-बो सिद्धांत हमें एक सिस्टम अप्रोच करवा रहा है जिसके अंतर्गत हम उपकोशों में उनकी ऊर्जाओं के एक निश्चित क्रम के आधार पर फिल करने की बात कर रहे हैं। अब ऊर्जा क्रम कैसे निर्धारित किया जाए? तो कंसेप्ट इज कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। जब वो उपकोश पूर्णतः इलेक्ट्रॉन युक्त रहेगा तो फिर अगले उच्च ऊर्जा स्तर वाले उस नए उपकोश को फिल किया जाए। मतलब सबसे पहले मिनिमम एनर्जी वाला सब शेल उपकोश भरा जाएगा, वो कंप्लीट फिल हो जाए तो फिर इस क्रम में नेक्स्ट हायर एनर्जी वाले उपकोश को फिल करेंगे। इन दिस वे उपकोशों को ऊर्जा के आरोही क्रम में हम फिल करते जाएं, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन उसमें इंक्लूड करते जाएं। आफ्टर दैट हम एक मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉन फिलिंग का एक निश्चित क्रम प्राप्त कर पाएंगे और उस क्रम में इलेक्ट्रॉन को फिल करके हम उन सभी बहुपरमाणुवीय व्यवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर पाएंगे। अब ऊर्जा के अनुसार इन उपकोशों को कैसे अरेंज किया जाए, तो एक इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है जिस पर आपने वर्क किया हुआ है और उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम ऑफ-बो सिद्धांत के अंतर्गत फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले 1s उपकोश में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। पहले कोश में एक ही उपकोश होता था, ये 1s को सबसे पहले फिल किया जाए। आफ्टर दैट 2s, तो इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम फॉलो कर रहे हैं। दूसरे कोश में दो उपकोश हैं, 2s और 2p। पहले 2s देन 2p, आफ्टर दैट 3s 3p, 4s then 3d, 4p 5s, 4d 5p 6s एंड सो ऑन। तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। ऑफ-बो सिद्धांत के हिसाब से हम बात कर रहे हैं 1s की ऊर्जा सबसे कम है, इसलिए यहां इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले फिल किया जाए, फिर पहला कोश पूर्ण रूप से भरा जाएगा। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में एंटर करेगा। दूसरे कोश में 2s उपकोश को पहले फिल किया जाए। आफ्टर दैट
2p उपकोष में इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाएगा। इन दिस वे ऊर्जा के इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम विभिन्न उपकोषों में इलेक्ट्रॉन अरेंज करते जाएंगे। एक 1 by 1 इन ऊर्जा स्तरों के हिसाब से बात करते चले तो 1s में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, s उपकोष की जो क्षमता हमने बात की थी, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकेंगे, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। इन दिस वे इस निश्चित ऊर्जा अनुक्रम को हम फॉलो करते हुए चलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाएंगे और हम बहुपरमाणुवीय तंत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर सकेंगे। तो कंसेप्ट वाइज इजी सा पॉइंट है ये। और इस पर्टिकुलर ऊर्जा क्रम के निर्धारण की जब बात करते हैं तो हम n+l नियम के आधार पर इस ऊर्जा क्रम का निर्धारण किया करते हैं। तो इस n+l नियम की बात करते हैं। इसके अनुसार विभिन्न उपकोषों को उनके n+l मान के आधार पर फिल किया जाएगा। मतलब जिस उपकोष के लिए n+l का मान कम है उसकी ऊर्जा भी कम है, और n+l का मान अधिक तो ऊर्जा का मान भी अधिक। तो n+l के नियम के आधार पर हम बहु इलेक्ट्रॉनीय तंत्रों के लिए विभिन्न उपकोषों की ऊर्जाओं का निर्धारण आसानी से कर पाएंगे और उसी आपेक्षिक क्रम को फॉलो करते हुए, जैसा अभी हमने बात की थी ऑफ-बो सिद्धांत में, इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाएगा। तो n+l मान की मदद से हम ऊर्जा क्रम का निर्धारण करेंगे और उपकोषों की फिलिंग में इस पर्टिकुलर नियम का उपयोग करेंगे। तो कंसेप्ट सिंपल सा ही है, n+l का मान मिनिमम तो ऊर्जा भी मिनिमम, उपकोष को पहले भरा जाएगा। हो सकता है कभी हम तुलनात्मक रूप से जब अध्ययन कर रहे हैं तो उपकोष की ऊर्जा के क्रम के निर्धारण में हो सकता है कभी 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए n+l का मान समान आ जाए। इन दैट केस इसका सेकंड पार्ट हम यूज करेंगे जिसमें हमने लिख दिया है कि यदि 2 या अधिक उपकोषों के n+l मान समान है तो उस उपकोष की ऊर्जा कम कही जाएगी जिसके लिए n का मान कम है। तो जब n+l बराबर तो हम n पर फोकस करेंगे, n का मान जिस उपकोष के लिए कम होगा उसकी ऊर्जा कम, एंड आफ्टर दैट n का मान अधिक वाले उपकोष की ऊर्जा रहेगी। तो इन दिस वे हम डिफरेंट उपकोषों को भी यहां एक डेफिनेट सीक्वेंस में फॉलो कर सकेंगे और हम उसी ऊर्जा अनुक्रम तक अप्रोच बना पाएंगे जिसमें हमने ऑफ-बो सिद्धांत के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों को फिल करने की बात की है। तो कंसेप्ट इज कि ये जो उपकोषों का ऊर्जा सीक्वेंस है ये n+l नियम की मदद से हम आसानी से निर्धारित कर पाते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली अब हम कह पाते हैं कि हाँ 1s की ऊर्जा सबसे कम होगी, आफ्टर दैट 2s, देन 2p। n+l नियम की बात करें तो बात सिंपल सी है, 1 + 0 n+l का वैल्यू 1 हुआ, 2 + 0 n+l वैल्यू 2 होगी। 2p के लिए इट विल बी 2 + 1 दैट इज 3। और 2p और 3s की कंपैरिजन करें तो हमें तुरंत ये बात समझ में आती है कि यहां n+l वैल्यू 3 + 0, इट मींस दोनों के लिए n+l वैल्यू समान है, तो फिर जिस उपकोष के लिए n का वैल्यू छोटा है उसकी ऊर्जा कम, जिसके लिए n का वैल्यू बड़ा है उसकी ऊर्जा अधिक। तो 2p को पहले फिल किया जाएगा, 3s को उसके पश्चात। एंड सिमिलरली हम आगे बढ़ें तो 3p 4s ऊर्जा क्रम में हम इस सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। 3 + 1 4 + 0, n+l वैल्यू दोनों के लिए समान है। 3s के बाद नेक्स्ट हायर लेवल 3p, उसके बाद 4s। एंड इसी पर्टिकुलर n+l नियम की मदद से हम आसानी से समझा पाते हैं कि जब 3d 4p और 5s उपकोष को कंपेयर करें, इनके लिए ऊर्जा क्रम का निर्धारण करें तो n+l वैल्यू इन तीनों के लिए 5 ही है, बट जो कॉम्बिनेशंस हैं 3 + 2 4 + 1 5 + 0, n+l समान है लेकिन
n का वैल्यू जिसके लिए कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी। 3d देन 4p देन 5s। इसी पर्टिकुलर ऊर्जा अनुक्रम में हम इन उपकोशों को फिल करेंगे। इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए किसी भी बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरेट कर पाएंगे। तो इस पर्टिकुलर ऊर्जा सीक्वेंस को हम फॉलो करते हुए चलते हैं। आप इसे प्रॉपरली नोट कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण की बात करें तो 1 बाय 1 उन एलिमेंट्स को फॉलो करें। हाइड्रोजन सबसे पहले 1s उपकोश में एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। तो जैसा हमारे पास जानकारी है, इस कक्षक में 1s उपकोश में जो कक्षक प्रेजेंट है, गोलाकार कक्षक, उसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल किया। अपवर्ड हाफ एरो से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो 1s1 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हुआ। हीलियम की बात करते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। देन 1s में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। इन दिस वे s उपकोश में ये 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। लिथियम की बात करें तो 1s2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s में एक इलेक्ट्रॉन 2s1 बोल दिया। बेरिलियम 1s2 2s2। बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन, 2s कंप्लीट हो गया है। तो फिर 2p में ये 6th इलेक्ट्रॉन हमने फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर किया। देन कार्बन में 6th इलेक्ट्रॉन फिर से इसी 2p उपकोश में फिल किया। 2p2 विन्यास हुआ इधर। नाइट्रोजन में देखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। आफ्टर दैट ऑक्सीजन में इट विल बी 2p4, फ्लोरीन में इट विल बी 2p5 और नियोन में ये 2p उपकोश कंप्लीटली फिल्ड हो गया। इन दिस वे 2p उपकोश जब पूर्ण रूप से भर चुका है तो अब 11वां इलेक्ट्रॉन अगले उच्च ऊर्जा वाले उपकोश में एंटर करेगा। सोडियम में ये इलेक्ट्रॉन 3s उपकोश में एंटर करता है, 3s1। मैग्नीशियम में इट विल बी 3s2, ये 3s उपकोश कंप्लीट हुआ। अब अधिक ऊर्जा वाले नेक्स्ट उपकोश में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, दैट इज 3p। देन एल्यूमिनियम में ये 3p1, सिलिकॉन 3p2। इन दिस वे 3p उपकोश को फिल करना हमने स्टार्ट किया। फास्फोरस में ये 15th इलेक्ट्रॉन 3p उपकोश में फिल हुआ और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक प्रॉपर सीक्वेंस में हमने फॉलो कर ही लिया है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फास्फोरस का हुआ। इन दिस वे हम इलेक्ट्रॉन को उपकोशों के बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में फिल करते चलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बहु इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए लिख पाते हैं। सिमिलरली आगे बढ़ें तो सल्फर में 16वां इलेक्ट्रॉन 3p में अगेन अभी 3p उपकोश की क्षमता 6 इलेक्ट्रॉन की है। तो जब तक ये 3p6 कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिल पाता तब तक हम ये इलेक्ट्रॉन्स 3p उपकोश में फिल करते चलेंगे। क्लोरीन में 3p5 और ऑर्गन में इट विल बी 3p6। इन दिस वे 3p6 कॉन्फ़िगरेशन तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है। आफ्टर दैट पोटेशियम 19 नंबर 19th इलेक्ट्रॉन 4s में एंट्री करवाया, 4s1। और कैल्शियम में ये विल बी 4s2। ठीक है। 4s उपकोश फिल हो गया। ऊर्जा क्रम के हिसाब से बात करें तो 4s के बाद 4p उपकोश में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता। 3d उपकोश की ऊर्जा 4s से कम है, n+l बराबर है, बट 3d की ऊर्जा 4p उपकोश से कम है। n+l बराबर है, बट 4p और 3d में जब कंपैरिजन करें तो n का वैल्यू 3d उपकोश के लिए छोटा है, इसलिए 3d की ऊर्जा कम कंपैरेटिवली और 3d उपकोश में इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाएंगे। आफ्टर दैट 3d उपकोश पूर्ण रूप से जब भर चुका होगा तो इलेक्ट्रॉन 4p उपकोश में एंटर करेगा। इन दिस वे 21st इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में 3d उपकोश में एंटर करता है। देन टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड सो ऑन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो अप टू जिंक ये 3d उपकोश कंप्लीट फिल हो जाता है। जैसा आपको जानकारी है, क्रोमियम में एक छोटा सा चेंज है,
4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में शिफ्ट होता है और अपवाद स्वरूप हम इसे अभी याद रख रहे हैं, इस पर और बात करेंगे आगे फिर। देन मैंगनीज इट विल बी 4s2 3d5, आयरन में इट इज 4s2 3d6, कोबाल्ट 3d7, निकल में इट विल बिकम 4s2 3d8 और इन कॉपर 4s2 3d9 होना चाहिए था, बट पूर्ण पूरित उपकोष मेंटेन करते हुए एक इलेक्ट्रॉन फिर से 4s से 3d में शिफ्ट होता है, 4s1 3d10 विन्यास मिलता है। अपवाद स्वरूप इसे भी हम आगे फिर बात करेंगे। जिंक में फाइनली 4s और 3d सब कुछ कंप्लीट फिल हो चुका है। जिंक के बाद जब हम अगले परमाणु पर मूव करते हैं, गैलियम में वो 31st इलेक्ट्रॉन फिर 4p उपकोष में एंटर करेगा एंड देन आगे के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। तो इन दिस वे ऊर्जा क्रम के उस निश्चित अनुक्रम को फॉलो करते हुए हमने इलेक्ट्रॉन को विभिन्न उपकोषों में अरेंज किया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपके अच्छे कंट्रोल में हैं ही, इन पर आगे भी हम प्रॉपरली बात करने वाले हैं, नियम अनुसार किस तरह से फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई बात कुछ उदाहरणों की। और आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट तरीके हम काम में लिया करते हैं। एक एग्जाम्पल से बात को रिलेट कर रहे हैं। सपोज हम आयरन की बात कर रहे हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। 4s की ऊर्जा 3d से कम है, पहले उसको फिल किया, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एक ऊर्जा क्रम के हिसाब से हमने अरेंज कर दिया। देन फिर अरेंजमेंट को हमने थोड़ा सा सिस्टमेटिक बनाया। दूसरे कोश के इलेक्ट्रॉन एक साथ, तीसरे कोश के इलेक्ट्रॉन एक साथ, फिर चौथे कोश के इलेक्ट्रॉन, एंड इस रीअरेंजमेंट की वजह से अब ये कोश के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कर दिया है। इट विल बी द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर इसी को हम KLMN इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली मेंशन करना चाहें तो यहां से बात बिल्कुल क्लियर है। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोश में 14 इलेक्ट्रॉन है आयरन में, और चौथे कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो ये KLMN कोशों के अकॉर्डिंगली ऊर्जा क्रम में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ये भी एक प्रदर्शन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फॉलो कर सकेंगे। ठीक, हो सकता है कभी इस संक्षिप्त रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाई दे, तो आयरन को हम ऐसा भी लिख सकेंगे। आयरन के ठीक पहले जो इनर्ट गैस है ऑर्गन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया जाए, इट इंडिकेट्स 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो 18 इलेक्ट्रॉन का ये अरेंजमेंट अक्रिय गैस ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस हम इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को यहां इंक्लूड कर लिया है हमने। आफ्टर दैट 4s2 3d6 वो कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर दिया जाए। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको इस पैटर्न पर भी सोचना रहे। तो अलग अलग स्वरूप हैं, जो भी तरीके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए काम में ले सकते हैं, जस्ट एक क्विक रिमाइंडर हमने फॉलो कर लिया है। ठीक, आयरन में जब हम बात करें तो कोश वाइज हम उस बाह्यतम कोश को सामान्यतः स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दिया करते हैं। इसके ठीक पहले वाला मींस सेकंड लास्ट कोश, उसको n-1 लिख दिया, सेकंड लास्ट, देन थर्ड लास्ट, इन दिस वे n-2 को रिप्रेजेंट किया। तो यही हमने मेंशन भी कर दिया है। n बाह्यतम कोश या अंतिम कोश का रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम वैलेंस शेल संयोजकता कोश भी कह दिया करते हैं। इस कोश में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, और इसे कोर चार्ज की फॉर्म में भी हम पहचानते हैं। तो कोर आवेश भी इसे कहा जाता है। n-1 सेकंड लास्ट, दैट इज उपांत्य कोश या कोर या उप संयोजकता कोश, इसे नाम दिया जाता है। n-2 उप उपांत्य कोश कहा जाता है, थर्ड लास्ट कोश के रूप में इसे भी हम जानते हैं। तो जब कर्नेल इस शब्द को उपयोग में लेना चाहते हैं तो कंसेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बाह्यतम कोश को आप हटा दें, बाह्यतम कोश के अतिरिक्त उस परमाणु में जो भी बचे हुए कोश हैं, इन सभी को संयुक्त रूप से कर्नेल नाम दिया जाता है। तो इस पॉइंट का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु की जब बात करेंगे तो इस ऊर्जा क्रम को
थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं। कंसेप्ट इज कि हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और हाइड्रोजन परमाणु या उसी के समान जो भी स्पीशीज हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, वहां ऊर्जा क्रम का निर्धारण करते समय n+l नियम का कोई उपयोग नहीं होता। हम केवल n या मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर ही ऊर्जा क्रम का वो सीक्वेंस फॉलो किया करते हैं। तो यहां मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे तो हम n+l नियम के आधार पर, जैसा अब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर रहे थे, उस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। बट अगर हाइड्रोजन परमाणु की केवल बात है या सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो ऊर्जा की वैल्यू केवल मुख्य क्वांटम संख्या n पर डिपेंडेंट है। अकॉर्डिंगली ऊर्जा क्रम को फॉलो करेंगे। 1s की ऊर्जा मिनिमम, 2s 2p समान ऊर्जा स्तर पर रहेंगे। हाइड्रोजन जैसे सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो 2s 2p की ऊर्जा समान। आफ्टर दैट इससे अधिक ऊर्जा तीसरे कोश की, लेकिन तीसरे कोश के वो सभी उपकोष समान ऊर्जा वाले हैं। मतलब हाइड्रोजन परमाणु की बात जब हम कर रहे हैं तो 3s 3p 3d समान ऊर्जा वाले उपकोष हैं। इन्हें हम समभ्रंश कक्षक या कह दें डीजनरेट ऑर्बिटल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी की ऊर्जा समान कही जाएगी। तो 3s 3p 3d ये सभी एक समान ऊर्जा वाले उपकोष रहेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, चौथा कोश तीसरे कोश से अधिक ऊर्जा वाला, लेकिन चौथे कोश के चारों उपकोष अगेन एक समान ऊर्जा के साथ हैं, इसीलिए हमने वो इक्वल साइन यहां यूज किया हुआ है। तो हाइड्रोजन के समान सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स में मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर ही ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है और अकॉर्डिंगली इस ऊर्जा क्रम को हम प्रश्नों में जरूरत के हिसाब से काम में लेंगे। ठीक है, तो उपकोष जो भी थे हमने इसी पर्टिकुलर सिस्टम को यूज किया है। एक बार एक क्विक समरी की फॉर्म में हमने फॉलो कर दिया है। 1s जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे थे तो 1+0 n+l की वैल्यू 1 थी। जब दूसरे कोश की बात की थी तो दो उपकोष थे 2s 2p, 2+0 2। ऊर्जा क्रम की बात करें तो 1s के बाद हमने 2s को फॉलो किया था। ठीक, हमने इस कैलकुलेशन को भी फाइनली यहां मेंशन कर दिया है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आप n+l नियम को फॉलो करते हुए ऊर्जा क्रम को क्रिएट कर पाते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली विभिन्न उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। ठीक है, 2s 2p फिर 2p 3s दोनों के लिए n+l वैल्यू 3 है। तो पहले 2p को फिर 3s को इलेक्ट्रॉन फिल करते समय प्रयुक्त किया जाएगा। सिमिलरली 3p 4s यहां दोनों जगहों पर n+l का वैल्यू 4 है, तो पहले 3p फिर 4s। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जैसा हमने बात की थी उसी को हमने यहां पर फिर एक क्विक रिमाइंडर में यूज किया है। तो इसका भी प्रॉपर्ली हम ध्यान रखेंगे, प्रश्नों के हिसाब से हम इसका उपयोग कर लिया करेंगे। ठीक है, तो इन दिस वे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल किया जाए एक निश्चित क्रम हमने फॉलो कर लिया है और यहां संक्षिप्त रूप में हमने इसको मेंशन कर दिया है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंगली हम इलेक्ट्रॉन को आसानी से विभिन्न परमाणुओं में फिल करते हुए चलते हैं। ठीक है, ऊर्जा के इस निश्चित अनुक्रम को फॉलो करते हुए हमने मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। नाउ इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को फॉलो करते समय कुछ इंटरेस्टिंग नियमों को हम काम में लिया करते हैं। अब बात करते हैं उन पर। तो नेक्स्ट वन इज हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये मल्टीप्लिसिटी एक स्पेशल शब्द है इधर। बहुलकता क्या मतलब है इसका, तो ये मेंशन हमने किया है, एक ही प्रकार के अनेक इलेक्ट्रॉनों को क्रिएट करना, इसी को बहुलकता कह दिया जाता है। तो इस मल्टीप्लिसिटी को फॉलो करना है। हुंड ने अपने इस नियम में इसी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को क्रिएट करते हुए इलेक्ट्रॉनों को फिल करने की बात कही है। क्या मतलब है, किसी भी पर्टिकुलर उपकोश में जब हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, जैसे सपोज p उपकोश में हम इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहते हैं, तो p उपकोश 3 कक्षकों से मिलकर बना है। 3 कक्षक कौन से, px py pz, हमने एक साथ इन्हें मेंशन कर दिया। समान ऊर्जा स्तर पर ये हैं, तो इन तीनों p कक्षकों को px py pz को हमने कह दिया कि ये समभ्रंश कक्षक हैं। px py और pz ये तीनों कक्षक समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं।
जब इस p उपकोष में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो हुंड ने ऐसा कहा है कि आप इस p उपकोष को इलेक्ट्रॉनों से फिल करते समय इस मल्टीप्लिसिटी का ध्यान रखें। मतलब हमें अधिकतम बहुलकता मेंटेन करनी है। p उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाए तो आप एक इलेक्ट्रॉन आसानी से फिल कर सकेंगे, लाइक दिस। हमने पहला इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त चक्रण वाला प्रदर्शित कर दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। आफ्टर दैट दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो हुंड ने एक प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, इस इलेक्ट्रॉन को आप इस सेम कक्षक में एंटर नहीं करवा सकते, आपको मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मेंटेन करनी है। मतलब जब p उपकोष में दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा तो इट शुड बी प्लेस्ड हियर लाइक दिस। इट मींस हम एक ही जैसे अनेक इलेक्ट्रॉन पहले क्रिएट करेंगे, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया जा सकेगा। तो कंसेप्ट इज कि जब p उपकोष में दो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो दोनों एक ही जैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, समान चक्रण इनका होना चाहिए। हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं कि p उपकोष में इलेक्ट्रॉन फिल करते समय पहला इलेक्ट्रॉन आपने वामावर्त चक्रण का मेंटेन किया लाइक दिस, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी प्रकार समान चक्रण वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एक का चक्रण दक्षिणावर्त एक का वामावर्त, तो वो सिस्टम नहीं। तो इस हुंड के नियम को ध्यान से समझ लें आप कि जब भी किसी उपकोष में समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा तो पहले हमें बहुलकता मेंटेन करनी है, हमें समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन उस उपकोष के प्रत्येक कक्षक में एंटर करवाना है। जैसे सपोज अगर हम p3 की बात करें तो कह पाएंगे कि अब तीसरा इलेक्ट्रॉन फिर तीसरे कक्षक में एंटर करवाना चाहिए, सो दैट समान चक्रण वाले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में आ जाएं। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन का युग्मन किया जा सकेगा। तो इन दिस वे जब भी किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएं तो अधिकतम बहुलकता पहले मेंटेन की जाएगी, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ किया जा सकेगा। तो इस कंसेप्ट का स्पेशली हम ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन वाइज जब भी इस पॉइंट को फॉलो किया जाए तो आप प्रॉपरली इसे काम में लें। अब इस कंसेप्ट को फॉलो करें तो फिर लिखा जा सकेगा लाइक दिस। यह नियम एक उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने से संबंधित है। जैसा अभी हमने p उपकोष के बारे में बात की, तो उस उपकोष के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरा जाए, बस उस पर्टिकुलर वे में इस नियम का उपयोग किया जाता है। एक उपकोष के सभी कक्षकों की ऊर्जा समान है, इसलिए उन्हें समभ्रंश कक्षक या डिजनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। जब हुंड के नियम की बात कर रहे हैं तो जैसा अभी हमने समझा कि उपकोषों के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा कि पहले समांतर चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या प्राप्त हो। इस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का ध्यान रखना है हमको। समांतर चक्रण मतलब एक जैसा चक्रण, एक जैसा चक्रण वाले अनेक इलेक्ट्रॉन, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ एक ही प्रकार के अनेक इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो जाएंगे, समान चक्रण वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओनली देन हम कह सकेंगे कि हाँ हमने अधिकतम बहुलकता क्रिएट कर दी है। आफ्टर दैट हम उसके पश्चात ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर सकेंगे। तो जैसे p उपकोष में 3 कक्षक थे, समभ्रंश कक्षक हैं, तो पहले तीनों में समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, ओनली देन आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग पर ध्यान देंगे। तो इलेक्ट्रॉन हम p उपकोष में टोटल 6 फिल कर सकते हैं, बट फर्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो अधिकतम संख्या पहले क्रिएट होगी, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा 4th, 5th, 6th इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से। तो p उपकोष की बात करें तो हम कह देंगे हाँ चौथे इलेक्ट्रॉन की एंट्री से युग्मन स्टार्ट होगा। सिमिलरली अगर d उपकोष की बात करेंगे तो d उपकोष में 5 समभ्रंश कक्षक हैं, 5 समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं। इसका मतलब जब अधिकतम बहुलकता हम क्रिएट करेंगे तो एक जैसे 5 इलेक्ट्रॉन पहले डी उपकोष के सभी 5 कक्षकों में उपस्थित होंगे, देन 6th इलेक्ट्रॉन की एंट्री करने पर युग्मन प्रारंभ हो सकेगा। तो इस पॉइंट को भी हमने इधर मेंशन कर दिया है। उपकोषों में उपस्थित कक्षकों में सर्वप्रथम युग्मित होने से पहले, तो उस कंसेप्ट का ध्यान रखेंगे, युग्मन बाद में,
पहले क्या करना है, समान चक्रण वाला एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा, उसके पश्चात ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। देन एस उपकोष में तो ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन से ही आप युग्मन कर देंगे। पी उपकोष में ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन से युग्मन स्टार्ट होगा। डी उपकोष से तो पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन की एंट्री से युग्मन स्टार्ट होगा। एफ उपकोष में 7 कक्षक है, तो सातों में पहले एक एक समान चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन आएगा। 8वें इलेक्ट्रॉन की एंट्री से हम युग्मन इनिशिएट कर पाएंगे। तो इन दिस वे इलेक्ट्रॉन के युग्मन से पहले हमें अधिकतम बहुलकता मेंटेन करनी है। हुंड ने इस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो किया और उसी के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण कर रहे हैं। फिर से इस एग्जाम्पल पर बात करें तो समराइज कर सकते हैं। P3 अगर पी उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन की एंट्री करते समय आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम बहुलकता मेंटेन करते हुए इस एंट्री में इन्वॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब पी उपकोष में फिल किया जाए तो तीनों का समान चक्रण, तीनों दक्षिणावर्त चक्रण वाले हो सकते हैं, हो सकता है हम तीनों का चक्रण वामावर्त रखें तो वो चलेगा। हम कभी भी इलेक्ट्रॉन की युग्मन करने में जल्दबाजी न दिखाएं, पहले समान चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन एक एक सभी कक्षकों में फिल किया जाए, फिर युग्मन स्टार्ट करें। ऐसा युग्मन अगर पहले इनिशिएट कर दिया गया है तो इट विल बी कॉल्ड इनकरेक्ट। फिर जैसा हमने कह दिया है, अधिकतम बहुलकता का मीनिंग है एक ही प्रकार के अनेक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करना, तो P3 में ऐसा विन्यास भी अलाउड नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त चक्रण वाला और तीसरा वामावर्त नहीं चलेगा। एक जैसे अनेक इलेक्ट्रॉन पहले क्रिएट करने होंगे, या तो तीनों दक्षिणावर्त या तीनों वामावर्त। तो उस कंसेप्ट का ध्यान रखेंगे। D5 की भी बात हमने यहां कर ली है। देखो, डी उपकोष में 5 समभ्रंश कक्षक है, तो अब पांचों में पहले एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लाइक दिस। ये अलाउड नहीं है। 1 2 3 4 और 5वें इलेक्ट्रॉन से युग्मन कर दिया तो इट इज नॉट अलाउड। 5वें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने चाहिए। हाँ, चक्रण उनका दक्षिणावर्त हो ये चलेगा, या वामावर्त भी हो सकता है, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। बट बिफोर पेयरिंग एक जैसे अनेक इलेक्ट्रॉन क्रिएट करना जरूरी है। युग्मन से पहले अधिकतम बहुलकता मेंटेन करना जरूरी है। ओनली देन हम युग्मन इनिशिएट कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय ये कंडीशन भी आप इजीली समझ ही पा रहे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन वामावर्त हैं, 1 दक्षिणावर्त, तो ये नहीं चलेगा। एक जैसे अनेक इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बनाना है। तो हुंड के नियम की बात करते समय इस पॉइंट को क्लियरली फॉलो करें। अब ये तो बात हुई उपकोष में इलेक्ट्रॉन को फिल करते समय हमें हुंड के इस अधिकतम बहुलकता के नियम को फॉलो करना है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों की युग्मन की बात आती है तो एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हमारे सामने, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो पाउली के इस अपवर्जन सिद्धांत में जैसा कह दिया गया है, पाउली ने इनिशिएट किया कि एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। जब भी आप इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में एंटर करवा रहे हैं, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक जैसी नहीं हो सकती। हाँ, 3 क्वांटम संख्याएं समान हो सकती हैं, 1 डिफरेंट हो जाए, 2 समान 2 डिफरेंट वो चलेगा, 1 समान 3 डिफरेंट, या चारों क्वांटम संख्याएं अलग अलग, वो सब चलेगा। केवल एक कंडीशन को एक्सक्लूड करना है, दैट इज दिस, कि चारों क्वांटम संख्याएं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो। तो केवल इस एक कंडीशन को एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूजन करना है इसका, और इसी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में इस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉन को फिल करने की बात करते हैं। तो जब 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, तो अल्टरनेटिवली इसका मीनिंग मिला कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं डिफरेंट करनी है। तो कंडीशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये दोनों इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत चक्रण वाले होने चाहिए। विपरीत चक्रण वाले अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आप एक कक्षक में फिल कर पाएंगे, सो दैट चारों क्वांटम संख्याएं डिफरेंट हो सके। एक एग्जांपल से बात को समझ लेते हैं। कार्बन का ये एक एग्जांपल देखो, 1s2 2s2 2p2,
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए हैं। अब उस पॉइंट को पिक करें जरा, इस 1s में एक इलेक्ट्रॉन जब फिल किया तो 1s के इस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं पर बात करें तो देखो जरा, 1s का इलेक्ट्रॉन n is 1, l is 0, s उपकोष है तो l is 0, l 0 है तो m भी 0 होगा। और दक्षिणावर्त चक्रण का ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब चौथी क्वांटम संख्या चक्रण क्वांटम संख्या का मान हुआ +½ तो इस पहले इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हमने निर्धारित कर दी। नाउ इसी कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली वामावर्त चक्रण वाला होना चाहिए, सो दैट n l m वैल्यू तो सेम रहेंगी, s का वैल्यू डिफरेंट हो। जब ऐसा होगा तभी हम कह पाएंगे कि हमने दोनों इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं की हैं। 3 समान है, 4th वन इज डिफरेंट। इन दिस वे इस चौथी क्वांटम संख्या को डिफरेंट करके हमने पाउली के अपवर्जन नियम का पालन किया है। ठीक, इन दिस वे हम कह सकेंगे कि इस एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकेंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर फिल किया तो डेफिनेटली उसकी चारों क्वांटम संख्याओं का सेट या तो ऐसा हो जाएगा या 1 0 0 -½ हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम पाउली के अपवर्जन सिद्धांत की अवहेलना करते दिखाई देंगे, तो इट कैन नॉट बी डन। इस नियम का पालन करते हुए एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकेंगे जिनका चक्रण परस्पर विपरीत हो। तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी किसी ऑर्बिटल की डिसाइड कर ली हमने। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां भी कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। 2p में जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो n का वैल्यू 2, l इज 1, p उपकोष है, m के 3 मान हैं, +1 0 -1, ठीक भी है। अब इलेक्ट्रॉन जब फिल करेंगे तो इस p उपकोष में अधिकतम बहुलकता मेंटेन करेंगे, हुंड के नियम का पालन करना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त चक्रण वाला, क्वांटम संख्या s की वैल्यू +½ दूसरा इलेक्ट्रॉन समान चक्रण वाला ही फिल करना था तो अगेन इट इज +½ तीसरा इलेक्ट्रॉन जब फिल किया जाएगा नाइट्रोजन में तो इट शुड बी हियर और इट विल हैव द सेम स्पिन, क्लॉकवाइज स्पिन, +½ चौथी क्वांटम संख्या का मान रहेगा। तो इन दिस वे हम इलेक्ट्रॉन जब फिल करें तो युग्मन करते समय विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन की मदद से युग्मन किया जाएगा। तो इस कैपेसिटी का ध्यान रखते हुए हम चलते हैं, एक और एग्जांपल पर बात कर लेते हैं, दैट इज क्लोरीन। यहां भी हमने मेंशन कर दिया क्लियरली, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p6 सभी तीनों कक्षक इलेक्ट्रॉन के युग्मन को हम यहां फॉलो कर ही रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन तीनों में दक्षिणावर्त, दूसरा इलेक्ट्रॉन युग्मन करते समय वामावर्त, सो दैट हम इस चौथी क्वांटम संख्या में डिफरेंस मेंटेन कर पाए। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिस्टम इज वेरी क्लियर, और 3p5 कॉन्फ़िगरेशन है तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त चक्रण वाले, क्वांटम संख्याएं देख लीजिए आप, +½ हमने मेंशन कर दी हैं। उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जब युग्मन किया तो वामावर्त चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन मेंशन कर दिए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब डिटेल में हम फॉलो करते हैं तो हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम और पाउली के अपवर्जन सिद्धांत का उपयोग करते हुए इस सिस्टम को क्लियरली हम क्वेश्चंस में फॉलो करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं। एक परमाणु में 2k at L और 5m इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और निम्न की गणना कीजिए। फर्स्ट वन इज उपकोषों की संख्या हमें बतानी है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। कक्षकों की संख्या जो यहां प्रयुक्त हुए हैं उनकी बात करेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इधर कितने हैं इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पिक करेंगे, और L = 1 वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, L = 1 मतलब P उपकोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पिक करनी है। ठीक है, तो 1 by 1 चेक करते हैं। 2k 8l 5m, इसका क्या मीनिंग है पहले तो वो देखें। तो KLM कोश इन्वॉल्व है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोश, 3 कोश इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इन्हें पिक करते हैं। K कोश मींस पहले कोश में एक ही उपकोष होगा 1s, और उस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं। 8l इट इंडिकेट्स कि दूसरा कोश यूज किया गया है और दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। सही भी है, 2s और 2p उपकोशों में इलेक्ट्रॉन रहे होंगे और अकॉर्डिंगली हमने वो 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम दूसरे कोश में बना दिया। 5m तो तीसरे कोश में
5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तीसरे कोश में जब इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात आती है तो 3s पहले फिल किया जाएगा, देन 3p, तो इट मींस 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। तो इन दिस वे अगर इस सिस्टम को देखें तो 2k इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया पहले कोश के 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8 हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोश में और तीसरे कोश में 5 इलेक्ट्रॉन। इसके अकॉर्डिंगली हम परमाणु में इन इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट पिक कर लें तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्रिएट कर पाएंगे और उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इन 4 अलग अलग प्रश्नों के जवाब हमको देने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो इस सिस्टम को हमने फॉलो किया और तुरंत देखें 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2k इलेक्ट्रॉन हो गए, 2s2 और 2p6। इन दिस वे 8 l इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3s में 2, 3p में 3, 5 इलेक्ट्रॉन m कोश में मौजूद हैं। तो इन दिस वे 2k, आफ्टर दैट 8l और 5m इलेक्ट्रॉन्स को हमने अरेंज कर दिया है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब 1 बाय 1 उन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। कितने उपकोश इन्वॉल्व हुए? सबसे पहले पूछा गया है उपकोशों की संख्या, तो उपकोशों की संख्या देखें, एक 1s, 2s दूसरा, ये 3rd, 4th, 5th, 5 उपकोश इन्वॉल्व हुए। ठीक है, कितने कक्षक इन्वॉल्व हुए? तो कक्षक आसानी से हम पिक कर सकेंगे। एक कक्षक यहां है, एक ये, 3 ये, 1 and 3, इट मींस टोटल 9 कक्षक इन्वॉल्व हैं। तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इसको हमने आसानी से पिक कर लिया। नाउ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3p उपकोश में दिखाई दे रहे हैं। हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम फॉलो करते हुए हमने समान चक्रण वाले ये 3 इलेक्ट्रॉन फॉलो किए हैं, फिल किए हैं। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। फिर एक 4th पार्ट पूछा गया, l बराबर 1 वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। l बराबर 1 मतलब l इक्वल्स टू 1 मीन्स p उपकोश, p कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं। p उपकोश में 2p में ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 3p में ये 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। तो l बराबर 1 वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2p6 वाले ये 6 इलेक्ट्रॉन, 3p वाले ये 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 9। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन p उपकोश वाले इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक है, तो इन दिस वे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम फॉलो करें और प्रॉपरली जो भी कुछ पूछा जा रहा है क्वेश्चन में हम आंसर आसानी से कर सकेंगे। तो सिंपल सा ये सिस्टम है, क्वेश्चंस में इसे फॉलो करना रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमियम परमाणु के लिए निम्न की गणना कीजिए। तो क्रोमियम परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको देख लेना है। परमाणु क्रमांक 24 है और जैसा हमने बात की थी ये अपवाद स्वरूप हमने एक केस फॉलो किया। 24 नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस यहां से कनेक्टेड हैं। m बराबर 0 वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या इस क्रोमियम परमाणु में चेक करेंगे। l इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू प्लस हाफ, मतलब l बराबर 1 p उपकोश और उसमें दक्षिणावर्त चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन, ये हम देख लेंगे। 3rd वन n इक्वल्स टू 3, m इक्वल्स टू -2। तीसरे कोश में चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -2। ऐसे इलेक्ट्रॉन पिक करेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हों। 4th वन भरे गए अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं। तो देख लेते हैं उस 24th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं। तो क्या करें फिर? सबसे पहला काम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो जरा, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 इलेक्ट्रॉन्स हमने अरेंज कर दिए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स के बाद नेक्स्ट ऊर्जा क्रम के हिसाब से 4s इलेक्ट्रॉन को फिल किया था। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अर्धपूरित कोश ज्यादा स्थायी है, ऐसा फॉलो करते हुए 4s का 1 इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट किया और अपवाद स्वरूप इस अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, अर्धपूरित 3d उपकोश को हमने फॉलो किया जो अधिक स्थायी विन्यास है और इस अधिक स्थायी विन्यास को क्रोमियम के लिए सही विन्यास के रूप में पिक कर लिया। ठीक है, तो क्रोमियम का तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब 1 बाय 1 उन चारों प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहले पूछा गया m बराबर 0 वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। m0 कहां कहां हो सकता है तो वो पिक करें जरा। m0
इसका मतलब जितने भी s कक्षक हैं उन सभी के लिए m का वैल्यू 0 होगा। तो सभी s उपकोष आप देख सकते हैं, 1s यहां है, इस क्रोमियम में 2s को भी यूज किया गया है, 3s भी इधर इन्वॉल्व है और 4s भी यहां पर सम्मिलित है। तो इन s कक्षकों के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का वैल्यू 0, इट मींस इन सभी को इंक्लूड करेंगे और इनके इलेक्ट्रॉन हमारे आंसर में शामिल कर लिए जाने चाहिए। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 3s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दिस वे 7 इलेक्ट्रॉन s उपकोष वाले इस m इक्वल्स टू 0 वाले कनेक्शन से कनेक्टेड दिखाई देते हैं। फिर m0 p उपकोष में भी हो सकता है क्या? तो बात इंटरेस्टिंग है। जब p उपकोष की हमने बात की थी तो कहा था कि यहां l का वैल्यू 1 होता है, l अगर 1 है तो m की वैल्यू -1, 0, +1, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। हम m इक्वल्स टू 0 पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। m इक्वल्स टू 0 मतलब pz कक्षक के लिए ये कनेक्शन pz, इट मींस 2pz और 3pz, इन दो कक्षकों को इधर इंक्लूड किया जा सकेगा। इट मींस p कक्षक की बात करें तो कौन से p कक्षक? तो फर्स्ट वन इज 2pz और सेकंड वन इज 3pz। ये दो कक्षक m इक्वल्स टू 0 के साथ कनेक्टेड हैं। इन दो कक्षकों के इलेक्ट्रॉन हमें गिन लेने चाहिए। तो 2p में ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटली 4 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हमारे आंसर में रहेगा। देन डी कक्षक की बात कर लें। डी कक्षक केवल 3d इन्वॉल्व है और डी कक्षक की बात करें तो यहां 5 समभ्रंश कक्षक हैं, लेकिन m0 चाहिए, मतलब 3dz²। तो इस dz² कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो हमारे आंसर में इंक्लूड होने चाहिए। सभी पांचों कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है तो कंट्रीब्यूशन 1 इलेक्ट्रॉन का रहा। इट मींस 7, 4 एंड 1, टोटल आंसर 12। 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए m का वैल्यू 0 है। तो ये हमारा पहला आंसर मिला। सेकंड पर बात करते हैं। p उपकोष में दक्षिणावर्त चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन पूछे गए थे। p उपकोष में दक्षिणावर्त चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन, तो l बराबर 1 मींस p उपकोष और p उपकोष में दक्षिणावर्त चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहें फिर? 2p का ये 1-1 इलेक्ट्रॉन तीनों कक्षकों का यूज कर लिया जाए, 3p का भी ये 1-1 इलेक्ट्रॉन तीनों कक्षकों का काम में ले लिया जाए। इन दिस वे l बराबर 1 मींस p उपकोष में दक्षिणावर्त चक्रण वाले ये 6 इलेक्ट्रॉन हमारे आंसर में इंक्लूड हो जाएंगे। तो p उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इन दिस वे ये सभी 12 इलेक्ट्रॉन्स p उपकोष में मौजूद हैं, लेकिन हमें चाहिए केवल दक्षिणावर्त चक्रण वाला। तो फाइनल आंसर इज 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्त चक्रण वाले, 6 इलेक्ट्रॉन वामावर्त चक्रण वाले। तो जैसा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, l इक्वल्स टू 1 के साथ हमें कंडीशन दी गई थी s इक्वल्स टू +½ तो ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम परमाणु में मौजूद हैं। देन तीसरा पॉइंट था n इक्वल्स टू 3 और m इक्वल्स टू -2 वाले इलेक्ट्रॉन, इन्हें फॉलो करते हैं। तीसरे कोश में m का वैल्यू -2। अब तीसरे कोश की बात करें तो हमने जब इस पॉइंट को समझा था, तीसरे कोश में उपकोशों की बात की थी तो l की वैल्यू थी 0, 1 और 2। आपसे n के साथ m का ये कॉम्बिनेशन पूछा गया है, m का वैल्यू -2, तो m का वैल्यू -2 0 के साथ नहीं हो सकता, 1 के साथ नहीं हो सकता। जब l 2 है तो ही m की कुछ पॉसिबिलिटीज हमने फॉलो की थी, -2, -1, 0, +1 एंड +2। तो डी उपकोष में ये 5 कक्षक उपस्थित थे जिनके लिए m के ये 5 मान हैं। हमें m इक्वल्स टू -2 क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका मीनिंग हो गया कि जो तीसरे कोश का डी कक्षक 3dxy, इस 3dxy के इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? तो 3d में क्रोमियम में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, पांचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, हर कक्षक में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 3d उपकोश का वो एक कक्षक जो 3dxy इस नोटेशन के साथ कनेक्टेड है, उसमें केवल
एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा और हमारा आंसर हुआ इधर 1। तो n इक्वल्स टू 3 और m इक्वल्स टू -2, इस कॉम्बिनेशन के साथ क्रोमियम परमाणु में केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कि क्रोमियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। कोई दिक्कत नहीं, 3d5 जो कॉन्फ़िगरेशन वाइज हमने बात की थी, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में एंटर कर रहा है और 3d उपकोष है, इट मींस n Lm के मान तो फिक्स हो गए हमारे, n is 3 L is 2 और m की वैल्यू -2 से +2 कुछ भी हो सकती है, तो इन पांचों में से कोई भी एक ले लें हम, ठीक। और s उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है वो दक्षिणावर्त चक्रण का हो सकता है वामावर्त चक्रण का। इसका मतलब ऑप्शन वाइज हमारे पास दोनों आंसर अवेलेबल हैं। s का वैल्यू -12 या +12 हो सकेगा। तो चारों क्वांटम संख्याएं हम आसानी से प्रदर्शित कर सकेंगे। तो इन दिस वे आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकेंगे। छोटे छोटे ये कंसेप्ट्स आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में इंक्लूड करने ही हैं। देन हम ऑफबो नियम से विचलन के कुछ उदाहरण यूज कर रहे हैं। हेडिंग हमने यूज किया ऑफबो नियम के अपवाद। तो कंसेप्ट सिंपल सा ही है, इस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं और एक इंटरेस्टिंग छोटा सा कंसेप्ट इधर इन्वॉल्व है। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो उपकोषों का ऊर्जा क्रम है उसमें एक मामूली फेरबदल के साथ लिखा जाता है। रीजन पर बात करेंगे और उदाहरणों के साथ इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऑफबो नियम से आंशिक भिन्नता रखने वाले ऐसे कुछ उदाहरणों को हम अपवाद के रूप में पहचान लें और इसका जो मुख्य कारण आपको नजर आएगा दैट इज अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोषों की प्रेजेंस। ऐसा करके परमाणु कुछ अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त कर लेता है और इस अतिरिक्त स्थायित्व के लिए अर्धपूरित या पूर्णपूरित उपकोष उपस्थित रहते हैं। तो इसी कंसेप्ट को इंक्लूड किया हमने और उदाहरणों की बात करें तो दो पॉपुलर एग्जांपल हैं। फर्स्ट वन इज क्रोमियम। क्रोमियम में जब हम विन्यास लिखते हैं तो 24 इलेक्ट्रॉन्स को हमने अरेंज किया। 3s 3p के बाद 4s में इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन 3d उपकोष में इन्वॉल्व हुए। इन दिस वे 4s2 3d4 कॉन्फ़िगरेशन इसका होना चाहिए था। बट अगर 3d में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 4s कक्षक से शिफ्ट कर दिया जाए तो वी गेट अर्धपूरित उपकोष मौजूद होगा और ये 3d में 5 इलेक्ट्रॉन समान चक्रण वाले क्रिएट हो पाएंगे, अधिकतम बहुलकता क्रिएट हो पाएगी। तो देन क्रोमियम में इस अर्धपूरित विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में स्थानांतरित हो जाता है और यही इसका करेक्ट विन्यास है। तो इस अर्धपूरित उपकोष के अधिक स्थायित्व के कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन चौथे कोष से तीसरे कोष में 3d उपकोष में शिफ्ट हो जाता है और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट को हमने फॉलो किया, अपवाद के रूप में इसे याद रखेंगे। सिमिलरली कॉपर एक पॉपुलर एग्जांपल, अगेन 29 इलेक्ट्रॉन है, 3p के बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर बचे हुए 9 इलेक्ट्रॉन हमने 3d उपकोष में फिल किए। जब 3d उपकोष में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे तो हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम हमने फॉलो किया। 1 by 1 पहले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 5 दक्षिणावर्त चक्रण वाले समान चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन क्रिएट किए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और फिर 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कर दी गई। 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, बट अगेन उस सम्मित पूर्णपूरित अधिक स्थायी उपकोष को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में शिफ्ट हुआ और वी गेट पूर्णपूरित उपकोष अधिक स्थायी हैं। इस कारण से कॉपर में ये ऑफबो सिद्धांत से आंशिक भिन्नता रखते हुए एक चेंज हमने इंक्लूड किया। 4s1 3d10 कॉन्फ़िगरेशन इसका करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। कहीं किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है तो हम कह सकेंगे कि ये जो अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोष है अधिक स्थायी क्यों है, तो इस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखें, इस पर डिटेल में हमें बात नहीं करनी है। विनिमय ऊर्जा अधिक है, इसी वजह से अतिरिक्त स्थायित्व इनको मिल पाता है। तो इस विनिमय ऊर्जा की वजह से अतिरिक्त स्थायित्व इनको प्राप्त होता है और अर्धपूरित और पूर्णपूरित उपकोष कुछ तत्वों में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। तो इन स्पेशल एग्जांपल्स का ध्यान रखेंगे। कुछ और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट वन, कहीं किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देकर कि
उस पर्टिकुलर परमाणु में कुल चक्रण ज्ञात कीजिए। तो काम सिंपल सा रहेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप पिक कर लें और उसको प्लस या माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर लें, सो दैट हम कुल चक्रण आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखें और प्लस माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर कर सकेंगे। सिमिलरली कहीं किसी क्वेश्चन में चुंबकीय आघूर्ण पूछा गया है तो सिंपल सा एक फॉर्मूला इस मैग्नेटिक मोमेंट का, दैट इज रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, इस मात्रक के साथ आप फॉलो करेंगे। फिजिक्स में भी हमने इसे यूज किया हुई है। n क्या है, तो n यहां अगेन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो भी परमाणु या आयन आपको दिया गया हो, हम उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का नंबर पहचाने, फॉर्मूला को यूज करें, हम चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर जब चुंबकत्व की बात चल रही है तो एक पॉइंट और, अनुचुंबकीय परमाणु या आयन कहीं किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे ऐसी सभी स्पीशीज जिनमें एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, वो सब पैरामैग्नेटिक स्पीशीज की फॉर्म में जानी जाती है, अनुचुंबकीय स्पीशी कही जाएंगी। लेकिन अगर सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फिर कह देंगे डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय स्पीशी उसे कहा जाएगा। तो छोटे छोटे ये पॉइंट्स कहीं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो ध्यान रखेंगे। आफ्टर दैट आयनों का विन्यास, तो परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो हमने बात कर ली है। अब आयनों के विन्यास पर बात करें तो सबसे पहला काम वही रहेगा, इनिशियल वर्क, कि हम उस परमाणु का ग्राउंड स्टेट में आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। फिर आयन पर जो आवेश दिया गया है उसके आधार पर संयोजी कोश में हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम या ज्यादा कर सकते हैं। आयन बनाया जाएगा तो परमाणु में से इलेक्ट्रॉन हटाकर धनायन बनाएंगे या परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़कर ऋणायन बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ना है या घटाना है हम आयन के आवेश के आधार पर निर्धारण करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन जोड़कर या घटाकर हम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। क्या कंसेप्ट है, एक दो एग्जांपल से क्रिएट करते हैं। पहले धन आयन का एग्जांपल देखते हैं जरा। सपोज Na+ का विन्यास लिखना है तो काम सिंपल है। फर्स्ट स्टेप, ग्राउंड स्टेट में विन्यास लिख दीजिए। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये विन्यास हुआ। अब +1 चार्ज दिया गया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो बाह्यतम कोश का एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया और 3s रिमूव किया, वी गॉट द आंसर 1s2 2s2 2p6, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। सिमिलरली सपोज आपसे कहा जाए क्रोमियम+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो सबसे पहला काम क्या, क्रोमियम के उदासीन परमाणु का विन्यास लिखा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की है, 4s1 3d5 अर्धपूरित विन्यास अधिक स्थायी है, प्राप्त हुआ। अब इस जगह पर आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि पहला कोश नाभिक के सबसे निकट, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा कोश सबसे बाह्यतम कोश, मतलब वैलेंस शेल के रूप में इसे पिक कर लिया है। नाउ क्रोमियम+3 का विन्यास लिखना है तो 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉनों को हटाने की बात करें। 3 इलेक्ट्रॉन हमको हटाने हैं। क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव होगा, जो नाभिक से सबसे दूर होगा, वैलेंस शेल का। तो 4s का इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया। अब विन्यास बचा 3d5, ठीक। Cr+2 एक और इलेक्ट्रॉन पिक करना है, हटा देना है यहां से, तो फिर कहां से हटाएंगे, तो बाह्यतम 3d उपकोश जो सबसे अधिक ऊर्जा वाला है वहीं से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन मिला। नाउ Cr+3 तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाना है तो फिर अगेन वी गॉट द रिजल्ट। अब 3s2 3p6 3d3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस क्रोमियम आयन के लिए फाइनल आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली आपसे कहा जाए Fe+2 आयन के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा और संयोजकता कोश में से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, क्योंकि +2 आवेश है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। तो संयोजकता कोश 4s के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए और वी गॉट द आंसर। तीसरे कोश में 3s2 3p6 3d6 विन्यास मिल जाएगा। तो इन दिस वे आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम आसानी से लिख पाएंगे। क्वेश्चंस की बात करते हैं। Cr+3 आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका चुंबकीय आघूर्ण और कुल चक्रण, 3 इंफॉर्मेशन आपसे पूछी गई हैं। Cr+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, चुंबकीय आघूर्ण देखना है और कुल चक्रण कितना है वो आइडेंटिफाई करना है। तो काम सिंपल सा है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उदासीन परमाणु है 4s1 3d5, +3 चार्ज है तो पहले वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन हटाया 4s और फिर 3d के 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए। इन दिस वे करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 3d3। कक्षक वाइज हमने इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया है। तो देखिए जरा, आसानी से हम
प्रदर्शित कर सकेंगे। 3p6 सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में, 3d3 हुंड के नियम का उपयोग किया, तीनों इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कक्षकों में अधिकतम बहुलकता मेंटेन करते हुए। अब जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, तो तुरंत आंसर दिखता है 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3d उपकोष के ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल गई। फिर चुंबकीय आघूर्ण बताइए, फॉर्मूला हमने फॉलो किया था, रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। n क्या था? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 3 इलेक्ट्रॉन है तो फिर तुरंत कैलकुलेट कर पाएंगे। n is 3 plus 2, 3 into 5 that is 15, रूट 15 का वैल्यू 3.87 बोर मैग्नेटॉन, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो गया। कुल चक्रण कितना? तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है, प्लस हाफ या माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, कुल चक्रण मिल जाएगा। आंसर इज वेरी इजी, 3 इंटू प्लस हाफ तो प्लस 3/2 या माइनस 3/2, हम अपना आंसर आसानी से फॉलो कर सकेंगे। तो काम सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें और जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसको आंसर कर दें। ठीक, एक और देखते हैं, निम्न में से किस आयन का चुंबकीय आघूर्ण 3.87 होगा? तो अब 3.87 चुंबकीय आघूर्ण है, तो फिर बोर मैग्नेटॉन में मान दिया गया है। अब फॉर्मूला जब हमने फॉलो किया था तो याद आता है हमें, रूट n प्लस 2। ठीक, और 3.87 इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 से थोड़ा कम है, तो रूट 15 को इंडिकेट कर रहा है। वैल्यू पॉपुलर है हमारी, इट मींस कि n का वैल्यू 3 होना चाहिए। 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला कोई आयन हमें पिक करना है, वही हमारा आंसर होगा। तो कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या फॉर्मूला देखकर हमने तुरंत पहचान ली, 3 है। अब ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे, 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। टाइटेनियम प्लस 3 आयन है। ठीक है, टाइटेनियम 22 नंबर, कॉन्फ़िगरेशन वाइज मैं बाह्यतम कोश की बात कर लेता हूं डायरेक्टली, 4s2 3d2 ये कॉन्फ़िगरेशन है। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन और d में से 1, इट मींस फाइनली हमारे पास 3d1 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए निकल प्लस 2 की बात कर लेते हैं। निकल प्लस 2 28 नंबर, कॉन्फ़िगरेशन देखें उदासीन परमाणु का, निकल एटम का, तो इट इज 4s2 3d8। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, मींस 4s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, 3d में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं, हमें चाहिए 3, इट मींस ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्रोमियम प्लस 3 की बात कर लेते हैं। क्रोमियम प्लस 3 क्या कहोगे, 4s1 3d5, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, एक यहां से रिमूव किया, 2 यहां से, इट मींस कॉन्फ़िगरेशन मिला 3d3। 3d3 मीनिंग हुआ n इक्वल्स टू 3, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यही हमारा आंसर है। तो इस Cr प्लस 3 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का वैल्यू मिल गया 3.87। Mn प्लस 2 को भी पिक कर लो जरा, Mn प्लस 2 25 नंबर, 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, प्लस 2 आवेश है, मतलब वैलेंस शेल के ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन, समझ में आता है तुरंत, n का वैल्यू 5 है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं था, हम करेक्ट आंसर पिक कर ही चुके हैं पहले, Cr प्लस 3 आयन, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं, एक परमाणु में कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं यदि मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान 4 हो? इसका ध्यान रखिए, n का वैल्यू मैक्सिमम बोल दिया गया है, बस 4 ही होगा, 4 से बड़ा नहीं। इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो ऊर्जा क्रम के हिसाब से आपने बात की है, सबसे पहले 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, then 4s, 3d, 4p, then 5s, नहीं, यहां नहीं जाना है, मैक्सिमम वैल्यू n की 4 ही है, 5वां कोश जैसे स्टार्ट होगा हमें रुक जाना है। इट मींस हम जब इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो इस ऊर्जा अनुक्रम को हमने फॉलो किया,
1 by 1 इलेक्ट्रॉन फिल करते चलें। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 10, फिर 6। इन दिस वे हम टोटल 36 इलेक्ट्रॉन फिल कर पाएंगे। तो फिर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं जब क्वेश्चन में पूछा गया है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सिंपल है कि हम ऊर्जा के इस अनुक्रम को, इस सीक्वेंस को फॉलो करें। जैसे ही 5वां कोच स्टार्ट हुआ, हम तुरंत इलेक्ट्रॉन फिल करना बंद कर दें। मैक्सिमम 36 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इट विल बी द आंसर। टोटल 36 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दिस वे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित प्रश्नों को हम आसानी से आंसर कर सकेंगे।